Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST classes. So बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number 12 जिसमें हमने family के बारे में पढ़ा था, right? And in today's class we will be discussing about chapter number 13 जिसपे हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं age of machines, मतलब कि machines की क्या एज होती है, कैसे वो डेवलप हुए, कैसे हमने उनको इन्वेंट किया, इन्वेंट करने से पहले हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते थे, हम वो सारी चीज़ें आज के चैप्टर में कवर करेंगे। सो बच्चों, अगर हम मशीन्स की बात करें तो मशीन्स ने क्या किया है, हमारी लाइफ को बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही ईजी बना दिया है, राइट। सो बच्चों, ये जितनी भी हमारी इन्वेंशंस हैं वो हमने क्यों की थी? ताकि हमारी लाइफ ईजी हो जाए। तो बच्चों, अगर हम लेसन के इनपुट की बात करते हैं तो द अर्ली ह्यूमंस has to overcome obstacles of every kind to complete his task। अगर हम अर्ली ह्यूमन की बात करते हैं तो उनको बहुत सारे क्या आते थे, परेशानियां आती थी अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कन्वीनियंट के लिए मशीन्स को इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया सो दैट कि उनकी लाइफ भी ईजी हो जाए। He used available devices to meet his needs। उन्होंने क्या किया बच्चों, जितनी भी अवेलेबल डिवाइसेस थी वो सारी यूज करने स्टार्ट कर दी सो दैट कि वो कन्वीनियंट वे में अपने काम को कर पाए। इट इज राइटली सेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसलिए बहुत ही सही बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो हमारी नेसेसिटीज हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वही मदर है इन्वेंशंस की। ज़रूरतों की वजह से ही हम क्या करते हैं, हम इन्वेंशंस को करते हैं। हेंस ह्यूमन इन्वेंटेड डिफरेंट मशीन्स। इसी वजह से जो ह्यूमंस हैं उन्होंने भी क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स को इन्वेंट किया आउट ऑफ द रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स अवेलेबल। और बच्चों, जितने भी हमारे मशीन्स थे वो किससे बने, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जितने भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल थे एट द पॉइंट ऑफ टाइम, हमने उन सबसे मशीन्स का इन्वेंशन किया, राइट। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इंटरैक्टिव में आज हमें अगेन एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें हमें क्या करना है, हमें बताना है विच टूल इज मोर कन्वीनियंट टू यूज प्लाउज योर फील्ड। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा टूल है जो कि कन्वीनियंट है जब आपको अपने फील्ड को प्लाउज करना होता है। तो राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। आपको क्या करना है, अपने आंसर को राइट करना है गिवन स्पेस में। तो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन बोन, देन है स्टोन, देन है आयरन, राइट। तो बच्चों, इन तीनों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो जो हमारा आयरन है वो सबसे ज्यादा क्या है, कन्वीनियंट है हमारे फील्ड को प्लाउज करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे आयरन, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर। फ्रॉम स्टोन्स टू मेटल्स, हम देखेंगे कि हम कैसे स्टोन से, मतलब पत्थरों से मेटल्स तक आए। The earliest tools and weapons of early humans were made up of stone, bones and wood। अगर हम अर्ली टाइम की बात करते हैं, एंशियंट टाइम की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जितने भी टूल्स थे, जितने भी वेपन्स थे, वो अर्ली ह्यूमन किससे बनाते थे, स्टोन से बनाते थे, बोन से बनाते थे और वुड से बनाया करते थे। द स्टोन एज कंटिन्यूड फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। लेकिन जो स्टोन है बच्चों, वो बहुत सारे थाउजेंड ईयर्स तक चलता रहा। सम 10,000 ईयर्स अगो, जब 10,000 ईयर हो गए तो ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस ने स्टार्ट किया कल्टीवेट करना प्लांट्स को एंड डोमेस्टिकेटिंग भी करना स्टार्ट कर दिया, किसका, एनिमल्स का। नाउ दे लेड अ सेटल्ड लाइफ। उन्होंने कैसी लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी बच्चों, बहुत ही सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया। दे बिगिन मेकिंग मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। उन्होंने क्या किया, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। उसके अलावा वो लोग यूटेंसिल्स बनाने लग गए, क्ले पॉटरी करने लग गए। लेटर व्हेन ह्यूमन डिस्कवर्ड मेटल्स, जब ह्यूमन ने डिस्कवर किया किसको बच्चों, मेटल्स को, दे स्टार्टेड टू मेक टूल्स ऑफ कॉपर एंड आयरन। तो उन मेटल्स का उन्होंने कैसे यूज किया, वो लोग टूल्स बनाने लग गए, किसके, कॉपर और आयरन के, राइट। दस दे इन्वेंटेड टूल्स लाइक, इसकी वजह से उन्होंने इन्वेंट किए कुछ टूल्स को, जैसे कि एक्सेस, सिकल्स, शोव्स एंड प्लाउजेस। ये सारे उन्होंने क्या किए बच्चों, इन्वेंट किए। द अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड मेटल्स एंड द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वाज कॉपर। सबसे पहला जो उन्होंने मेटल डिस्कवर किया था वो हमारा कॉपर था, जिसको हम फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड के नाम से भी जानते हैं। द यूज ऑफ कॉपर इन एंटिक्विटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन गोल्ड। अगर हम देखें तो जो कॉपर का यूज है वो ज्यादा एंटिक्विटी में किया जाता है एज कंपेयर टू गोल्ड।
इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स वर मेड फ्रॉम कॉपर। हमने क्या देखा, जितने भी हमारे इम्प्लांट्स थे, जितने भी हमारे वेपन्स थे, वो सारे ही हमारे कॉपर से मिलके बने होते थे। उसके बाद क्या हुआ, जो ह्यूमंस थे उन्होंने और मेटल्स को डिस्कवर किया, जैसे कि टिन एंड लेड। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ब्रॉन्ज। उसके बाद उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि ब्रॉन्ज को कैसे बनाना है। जब उन्होंने मिक्स किया किसको बच्चों, कॉपर को और टिन को, तो उनके पास ब्रॉन्ज बन के रेडी हो गया। नियरली 5000 years ago, the first civilization flourished in the river valleys in Egypt. सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि 5000 years ago सबसे पहला सिविलाइजेशन हुआ, जो कि हमें कहाँ देखने को मिला, इजिप्ट में देखने को मिला, मेसोपोटामिया में। द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड चाइना में भी हमें देखने को मिला। द पीपल ऑफ दीज सिविलाइजेशंस यूज ब्रॉन्ज। कौन लोग क्या यूज करते थे बच्चों, ब्रॉन्ज को यूज करते थे फॉर मेकिंग टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड यूटेंसिल्स। लेटर क्या हुआ, आयरन भी डिस्कवर्ड हमने कर लिया। इट वॉज अ स्ट्रॉन्गर मेटल। क्या था बच्चों, ये स्ट्रॉन्गर मेटल था कॉपर और ब्रॉन्ज से। एग्रीकल्चर, अगर हम इम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं तो वो आयरन से ही हमने सारे बनाए। विद दिस टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉरेस्ट could easily be cleared। अब बच्चों इन टूल्स की वजह से हम क्या कर सकते थे, हम फॉरेस्ट को बहुत ही इजीली साफ कर सकते थे, क्लियर कर सकते थे। प्लाउजिंग ऑफ लैंड एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स टू बिकम इजी। अगर हम कल्टीवेशन की बात करें या फिर लैंड को प्लाउज करने की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा इजी होता चला गया। ह्यूमंस नाउ बिकम अ स्किल्ड हंटर। ह्यूमन क्या बन गया बच्चों, स्किल्ड हंटर बन गया, स्किल्ड फार्मर बन गया, स्किल्ड कारपेंटर, पॉटर एंड आयरन स्मिथ बन गया। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, कौन कौन से मेटल्स बच्चों, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, टिन, मरकरी एंड आयरन आर द एलॉयज। क्या है बच्चों, एलॉयज है। ब्रॉन्ज एंड इलेक्ट्रम एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है। वर स्टार्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ metallurgy, and even in this simple historic account we find some of the basic problems of प्रोसेस मेटलर्जी। हमें क्या दिखा बच्चों, कुछ यहाँ पे हमें बेसिक प्रॉब्लम्स भी दिखी इन मेटल से रिलेटेड। द प्रॉब्लम्स आर, द ओर्स मस्ट बी फाउंड सेपरेटेड एंड साइज्ड बिफोर यूज। हमें क्या करना पड़ा, जो भी हमें ओर्स मिलते थे हमें उनको पहले ढूंढना पड़ता था, फिर सेपरेट करना पड़ता था, उसके बाद उसको साइज्ड भी करना पड़ता था यूज करने से पहले। The ores must be reacted under a controlled temperature and get gas atmosphere। जो भी हमारे ores थे हमें उनको क्या करना पड़ता था बच्चों, certain control temperature में रखना पड़ता था, और या फिर हम उसको गैस एटमॉस्फेयर में रख सकते थे। The liquid metal must be collected and cast into a desired shape। हम क्या कर सकते थे, हमें लिक्विड मेटल को रखने के लिए हमें पहले उसको कलेक्ट करना पड़ता था, फिर उसको डिजायर्ड शेप वाले कास्ट के अंदर रखना पड़ता था। ये भी एक प्रॉब्लम थी। द मेटल मस्ट बी वर्क्ड टू अचीव डिजायर्ड फाइनल प्रॉपर्टीज एंड शेप। हमें मेटल के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता था सो दैट कि हम क्या कर पाए, हमें हमारा डिजायर्ड फाइनल प्रॉपर्टीज या फिर प्रोडक्ट मिल पाए। The early humans mastered farming and the domestication of animals. Oxen and horses were tamed for pulling carts। हमने क्या किया, हमने ऑक्सेस को और हॉर्सेस को यूज किया ताकि हम कार्ट्स को पुल कर पाए, प्लाउज कर पाए और ग्राइंड कर पाए। किसको बच्चों, स्टोन्स को। ग्रेजुअली ह्यूमन लर्न टू यूज द विंड एनर्जी। धीरे धीरे हमने क्या सीखा कि हमें कैसे विंड एनर्जी को यूज करना है, जिससे कि हम सेल बोट्स बना पाए जो कि मूव करते हों। फायर, वुड, विंड एंड वाटर कंटिन्यू टू बी ओनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमंस। ये सारी चीजें क्या थी, उस टाइम पे ओनली सोर्सेज थी ह्यूमंस की, जब तक कि 18th सेंचुरी में हमने स्टीम इंजन को इन्वेंट नहीं किया था। नाउ कमिंग टू स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को किसने डेवलप किया था या फिर इन्वेंट किया था, वो इन्वेंट किया था जेम्स वॉट ने। और कब किया था, 1769 में इंग्लैंड में उन्होंने इन्वेंट किया था स्टीम इंजन को। विद दिस इन्वेंशन बिगिन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसी इन्वेंशन की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था यूरोप में। वर्कर्स बिगिन टू बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी लेबरर्स थे, वो सारे ही रिप्लेस होने लग गए मशीन से। मास प्रोडक्शन बिकम पॉसिबल, मतलब कि हम छोटे टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करने लग गए। जॉर्ज स्टेफसन
एंड व्हाट स्टीम इंजन टू ड्राइव रेलवेज, हमने यूज किया रेलवेज के लिए। स्टीम इंजन वर ऑल्सो यूज्ड इन शिप्स, उसके अलावा स्टीम इंजन को हमने यूज किया कहाँ पे बच्चों, शिप्स को चलाने के लिए। इन मॉडर्न टाइम्स स्टीम इंजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल, आज के टाइम पे हमने स्टीम इंजन को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। किससे हमने रिप्लेस किया है, डीजल से, पेट्रोल से और इलेक्ट्रिकल इंजन से। नाउअडेज अगर हम बात करें कार्स की, बसेस की, ट्रक्स की, इनके पास क्या है बच्चों, इंजन्स हैं जो कि पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजन से चलते हैं। A steam engine is an external combustion heat engine that makes us use of the heat energy that exists in steam. वो क्या करता है बच्चों, वो heat energy को use करता है रन करने के लिए और वो convert होता है हमारे मैकेनिकल वर्क के अंदर, राइट। नाउ यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जो कि किसकी है, दिस इज द पिक्चर ऑफ जेम्स वॉट एंड दिस इज हिज स्टीम इंजन जो कि उन्होंने इन्वेंट किया था, राइट। With some changes come positive result and the steam engine began to be used to run boats, ships and locomotives and lorries. अब हमने क्या किया, हमने कुछ चेंजेस कर दिए स्टीम इंजन के अंदर और उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले, जिसकी वजह से हम रन कर पाए बोट्स को, शिप्स को और लोकोमोटिव्स को। दे वर एसेंशियल टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये क्या थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थे, बहुत ज़्यादा एसेंशियल थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। और धीरे धीरे ये क्या होने लग गए, वाइड स्प्रेड होने लग गए कमर्शियल यूज़ के लिए, जैसे कि ड्राइविंग मशीनरी इन द फैक्ट्रीज, मिल्स। Although most have since been substituted by internal combustion engines and electric motors. हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि वो कंबंशन इंजन्स पे भी चल रहे थे और इलेक्ट्रिक मोटर्स पे भी चलने स्टार्ट हो गए। The wonderful progress of the present country is in a very great degree due to the invention and the improvement of the steam engine and to the ingenious application of its power to kinds of work that formerly tasked the physical energies to human race. हमने क्या किया है बच्चों, हमने जितने भी ह्यूमंस पहले काम करते थे, राइट, तो हमने उनको रिप्लेस किया है किससे, अपनी मशीन से। और इस ग्रेट इन्वेंशन की वजह से हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी ज़्यादा बढ़ गई। फॉर एग्जांपल हम बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाए, विच मीन्स कि जो मास प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई। और ये हमें किसने कहा, ये कहा रॉबर्ट एच थर्स्टोन ने। तो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये आपके रॉबर्ट हैं। नाउ कमिंग टू फ्रॉम वर्कशॉप टू फैक्ट्री, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे पहले छोटे छोटे वर्कशॉप चलाते थे, उसके बाद हम रिप्लेस किया उसको किसने बच्चों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। स्मॉल वर्कशॉप्स वर यूज्ड टू मेक सिंपल टूल्स, पहले पहले क्या होते थे, छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते थे जहाँ पे हम सिंपल टूल्स को बनाते थे अपने हाथों से। इन कब, 15th और 16th सेंचुरीज में। दिस टुक अ लॉन्ग टाइम, इसकी वजह से क्या होता था बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद भी बहुत ही कम आर्टिकल्स को बना पाते थे। ग्रेजुअली हुआ क्या कि जो मशीन्स थी उनको हम यूज़ करने लग गए ताकि हम आर्टिकल्स को बना पाए, लेकिन ये हुआ कैसे, ये हम अब जानेंगे। वन डे अ स्किल्ड ब्लैकस्मिथ इन अ टाउन इन इंग्लैंड रिसीव्ड एन ऑर्डर to supply 10,000 राइफल्स विद इन अ गिवन टाइम। अब हमने क्या देखा कि एक दिन एक स्किल्ड, कौन था बच्चों, ब्लैकस्मिथ था, एक टाउन में जो कि इंग्लैंड में है, वहां पे उसे ऑर्डर मिला कि उसे 10,000 राइफल्स को बनाना है और एक गिवन टाइम पीरियड था जिसके अंदर उसे खत्म भी करना है। ये उसके लिए बहुत ही बड़ा ऑर्डर था। एज अ राइफल कुड बी मेड इन सेवरल डेज, क्योंकि राइफल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा दिन लग जाते थे। टू एवरीवन सरप्राइज द ब्लैकस्मिथ कंप्लीटेड द ऑर्डर विद इन गिवन टाइम, लेकिन जो ब्लैकस्मिथ था उसने टाइम पे अपने ऑर्डर को पूरा किया। कैसे, उसने क्या किया, ही मेड वेरियस पार्ट ऑफ द राइफल विद द हेल्प ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स। उसने क्या किया बच्चों, डाइज का यूज किया, मोल्ड्स का यूज करा और उसने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राइफल को बनाया। उसके बाद उसने क्या किया, जितने भी पार्ट्स थे उनको असेंबल किया। दिस मेथड केम टू बी नोन एज मास प्रोडक्शन, और इसी मेथड को हमने किस नाम से जाना, मास प्रोडक्शन के नाम से जाना। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ मॉडर्न फैक्ट्री, और यही क्या थी, शुरुआत थी मॉडर्न फैक्ट्री के स्टार्ट होने में। मास प्रोडक्शन ने क्या इंश्योर किया, उसने इंश्योर किया कि इसने हमारा टाइम को सेव किया है, जितना भी हमारा कॉस्ट था उसको रिड्यूस किया है,
क्वालिटी भी हमारी इम्प्रूव हुई है और जो प्रॉफिट्स है वो भी हमें बढ़ते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे आपको अगेन किसकी पिक्चर दिख रही है, ये हमारी मास प्रोडक्शन की पिक्चर है, जहाँ पे बहुत ही कम टाइम पीरियड पे बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। Now coming to fuel for energy. Initially the machines were run by steam. हमने क्या देखा कि इनिशियली जो मशीन्स होती थी वो स्टीम इंजन पे चलती थी, जो कि प्रोवाइड करती थी एनर्जी को टू द मशीन। वुड और कोल was used to generate heat. हम किसका यूज करते थे, हम लकड़ी का और कोल का यूज करते थे ताकि हम हीट को जनरेट कर पाए। लेकिन निकोलस थे, अ फ्रेंच मैन, was perhaps the first to use steam engine. लेकिन कौन थे, निकोलस थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टीम इंजन को यूज किया इन हिज फर्स्ट व्हीकल, जो कि इन्वेंट हुई थी कब, 1769 में। In 1879 two great inventions were made. 1879 में हमें दो बहुत ही बड़े इन्वेंशंस देखने को मिले। One was the internal combustion engine and the other one is air filled tires. ये दोनों ही चीजें हमें कब देखने को मिली बच्चों, 1879 में। Gottlieb Daimler, a German, made the first petrol powered car in 1887. इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने फर्स्ट पेट्रोल पावर्ड कार को बनाया, कब बनाया, 1887 में। लेटर Rudolf Diesel invented the डीजल इंजन, उन्होंने क्या किया, डीजल इंजन को इन्वेंट किया 1897 में। डीजल क्या है बच्चों, डीजल इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पेट्रोलियम का, एंड ये ज्यादा चीपर है एज कंपेयर टू पेट्रोल। नाउअडेज अगर हम देखें तो जितने भी हमारे ट्रक्स हैं, कार्स है, बसेस है, रेलवेज इंजन है, जनरेटर्स है, ये सारे ही हमारे डीजल पे चलते हैं, राइट। इट इज यूज इन इंक्रीजिंग डे बाय डे व्हाइल इट्स रिजर्व्स आर डिक्रीजिंग। हमने क्या देखा कि जो यूजेस है डीजल के वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इट इज फियर्ड दैट मोस्ट ऑफ द नोन रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम विल बी एग्जॉस्टेड विद इन द नेक्स्ट 150 ईयर्स। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे हमें डर भी लगा रहता है कि जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो एक टाइम बाद खत्म ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए। Now coming to electricity. Electricity was invented through the continuous process of experiments. Electricity कैसे बच्चों इन्वेंट हुई थी, हमने continuous process किया था, किसका, experiments का। And its modern day use is the result of the work of the inventors, scientists, researchers who toiled over the subject for years. और बच्चों इन सब का क्रेडिट किसको जाता है, जितने भी हमारे साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, जिन्होंने इतनी सारी इन्वेंशंस करी, बहुत सारी इन्वेंशंस फेल भी हुई, लेकिन उसके बाद एक इन्वेंशन थी जो कि सक्सेसफुल हुई, जो कि थी इलेक्ट्रिसिटी की। In order to fully understand the electricity in our modern world, we first have to understand the pioneers who dated back to as early as the ancient Greeks and Egyptians and contemplate their work to harness the natural power of electricity and turned it into something truly useful to the average person. हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जितने भी हमारे एंशियंट ग्रीक्स, इजिप्शियंस से, उन्होंने कैसे कंटेम्पलेट किया, कैसे उन्होंने क्या किया बच्चों, नेचुरल पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझा और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो हमारी लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल है विदाउट इट। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ पावर एंड लाइटनिंग। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, पावर और लाइटनिंग दोनों ही देखने को मिलती है। मच ऑफ द प्रेजेंट डे इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल्स। आज के टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है वो हम जनरेट करते हैं फॉसिल फ्यूल से, इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड कोल। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और इनकी वजह से ढेर सारा पॉल्यूशन भी होता है हमारे एनवायरनमेंट में। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम वाटर। इलेक्ट्रिसिटी को हम वाटर से भी जनरेट कर सकते हैं, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में बच्चों क्या हुआ था, एक मैन था जिसका नाम था नीदरलैंड्स, मेड अ टॉय कॉल्ड लेडिन जार्स। उसने क्या किया, एक टॉय को बनाया जिसका नाम था लेडिन जार्स, जिसके पास दो वायर्स थे, वन इनसाइड द ग्लास एंड द अदर आउटसाइड इट। दो वायर थे जो कि एक ग्लास के अंदर था, एक ग्लास के बाहर था। जब उन्होंने क्या किया, वायर्स को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने की वजह से उनको एक स्पार्क देखने को मिला और माइल्ड शॉक भी मिला, मतलब कि छोटा सा करंट भी उन्हें लगा। एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ऑथर, इन्वेंटर, पब्लिशर बेंजामिन फ्रैंकलिन हर्ड अबाउट दैट टॉय। उन्होंने क्या किया बच्चों, इस टॉय के बारे में सुना
जिसका नाम था लेड इन जार्स. He thought that the sparks in the glass were the same as the lightning in the sky. उन्होंने क्या सोचा कि जो उसको स्पार्क दिखे थे ग्लास में वो ऐसे ही हैं जैसे हमारे जो लाइटनिंग होती है स्काई में, सेम वैसे. उन्होंने कंफर्म करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को किया जिसमें कि he made a paper kite. उन्होंने एक पेपर काइट को बनाया and tied a strong silk thread to it. और जो काइट थी वहां पे स्ट्रॉन्ग जो हमारी सिल्क की थ्रेड होती है उसको अटैच कर दी. He attached a piece of wire. उसके अलावा एक piece of wire था उसको भी अटैच किया उन्होंने. And a piece of metal at the other end of the thread. और जो थ्रेड था उसके दूसरे एंड में उन्होंने क्या किया, एक पीस डाल दिया मेटल का. वन डे ड्यूरिंग अ थंडर, एक दिन जब थंडर स्टॉर्म आ रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने काइट को उड़ा दिया स्काई में. एज एक्सपेक्टेड उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने रिसीव किया एक शॉक को, मतलब कि उन्हें भी करंट लगा. व्हेन ही टच द मेटल पीस जस्ट आफ्टर द लाइटनिंग, जैसी लाइटनिंग हुई, राइट, लाइटनिंग होने के बाद उन्होंने क्या किया, टच कर दिया वायर को तो उन्हें करंट लगा. नाउ ही वाज श्योर, अब वो श्योर हो चुके थे कि जो लाइटनिंग है एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों ही सेम है, राइट. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक कौन थे बच्चों, इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोल्टा. प्रिपेयर्ड अ बैटरी इन 1800 टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. उन्होंने क्या किया, वोल्टा ने एक बैटरी को प्रोड्यूस किया. इट कुड गिव अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या करती थी, कॉन्टिन्यूस फ्लो करती थी इलेक्ट्रिसिटी का, थ्रू ऑन अ स्मॉल स्केल, बहुत ही छोटे स्केल पे, राइट. लेटर ऑन न्यू डिवाइसेस एंड इंजन्स वर डेवलप, बाद में क्या हुए, नए नए डिवाइसेस और इंजन्स डेवलप हो गए और उन्होंने जनरेट किया इलेक्ट्रिसिटी को. टुडे वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर वेरियस, आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कमर्शियल यूज के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी. Coming to other sources of energy, different forms of energy have been different energy sources and different ways to store them. हमने क्या देखा कि हमारे पास different forms of energy है और उन energy को, उन sources को हम different तरीके से store भी कर सकते हैं. These sources are divided into two groups. दो ग्रुप में हमने divide किया हुआ है. First है आपका renewable, an energy source that can be used up and can be recreated in short period of time, which means कि ऐसे energy source जिनको हम क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं और वापस recreate भी कर सकते हैं बहुत ही छोटे time period के अंदर. And second one is non-renewable, which means an energy source that we are using and cannot be recreated in a short period of time. ऐसा energy source जिसको हम वापस से recreate नहीं कर सकते. Renewable and non-renewable energy sources can be used to produce secondary energy. हम इन दोनों का यूज करते हैं ताकि हम क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए secondary energy sources को, including electricity and hydrogen. ये दोनों ही हम क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास और भी ढेर सारे सोर्सेज है किसके, एनर्जी के, जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज है और वाटर है. उसके बाद अगर हम बात करें किसकी बच्चों, एटॉमिक मिनरल्स की, वो भी क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर डिप्लीटिंग वेरी फास्ट. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं बच्चों, बहुत ही तेजी से कम हुए जा रहे हैं. सो देयर इज अ नीड टू फाइंड एंड डेवलप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम क्या करें, हम एक डेवलप करें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर इज ऑलरेडी बीइंग ट्रैप्ड. सन एंड विंड आर दी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. उसके अलावा क्या है बच्चों, सन एंड विंड है जिनको हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं. वाटर, सन एंड विंड आर क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्या है बच्चों, ये हमारे क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं. ये पॉल्यूट नहीं करते हमारे एनवायरमेंट को, लेकिन मोर ओवर दीज आर इन inexhaustible sources of energy, which means कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते. These sources of cleaner, क्या है बच्चों, cleaner है, cheaper है and safer है अगर हम उनको कंपेयर करते हैं अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी से. तो उसके अलावा ये क्या है बच्चों, एवर लास्टिंग है, विच मीन्स कि ये हमेशा ही अर्थ पे एग्जिस्ट करेंगे. कमिंग टू फैक्ट्स अनलिमिटेड. फर्स्ट फैक्ट है जितने भी मेटल्स है वो ओपेक होते हैं, लस्टरियस होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के. ज्यादा जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं एंड आर इन जनरल डेंसर देन दी अदर एलिमेंटल सब्सटेंसेस. कैसे होते हैं, डेंस होते हैं अगर हम उनको कंपेयर करते हैं किससे, एलिमेंटल सब्सटेंसेस से. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों, ये पावर होती है और इलेक्ट्रिसिटी होती है विच इज ऑब्टेन्ड बाय हार्सनिंग द पावर ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द हाई लेवल.
इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। ये क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइमलेस एंड रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। कमिंग टू लेसन एको, फर्स्ट पॉइंट है फार्मिंग वॉज फॉलोड बाय डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। फार्मिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल्स का। स्टीम इंजन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन है। सिमिलरली अगर हम एटॉमिक मिनरल्स की बात करते हैं तो ये भी क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करवाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।